सर मेरा 21 में पास आउट हुआ था तो 3-4 महीने तो यूं ही घर पे रह गया था। फिर दोस्त लोग सब जयपुर चले गए थे पढ़ने के लिए, उन्होंने कोचिंग में ऑफलाइन बैच भी ले रखा था। मेरे पास उतना नहीं था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि मैं वहाँ जाऊँ और कोचिंग ले लूँ। एग्जाम दिया था, हालांकि मेरा उसमें 4000 4,500 को कुछ रैंक था। मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, मेरे साथी का था, 1-2 हज़ार रैंक में हो गया। HGPG में से मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, हालांकि 80 नंबर थे। सिलेक्शन सब बोल रहे हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन से थोड़े कम हो गए, थोड़ा रह गया उसमें। तो उस टाइम में काफ़ी डिप्रेस हो गया कि यार नहीं होगा सिलेक्शन। तो फिर मैंने सोचा अब नहीं करना यार, कहीं प्राइवेट काम करते हैं, जैसे ज़िंदगी होंगी जी लेंगे 15-20 हज़ार में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ ही एक बहुत ही शानदार टॉप रैंकर्स, EWS थर्ड रैंकर्स, साथ ही साथ ऑल इंडिया AT रैंकर्स, जो कि हमारे साथ है सुनील कुमार जी। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सुनील जी। सर सबकी आपकी ही दया है सर, आपका कोचिंग और आपके टेस्ट सीरीजों की दौलत है। ओके, आज एक बहुत ही अच्छी रैंक आपने हासिल की है, EWS में थर्ड रैंक, और साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक 80 आपने हासिल किया है। कैसा लग रहा है? सर बस खुशी का तो ठिकाना नहीं है, बस सपना था सर एम्स में लगना, और जो आज मुमकिन हो गया है काफी टाइम की मेहनत के बाद। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई है कि खुशी का ठिकाना नहीं है, और रियल में होना भी नहीं चाहिए। खुशी इतनी दुगुनी हो जानी चाहिए, क्योंकि इस बार जो नॉर्सेट ने सबको सताया है, सबसे पहले तो बहुत ही टफेस्ट एग्जाम लिया है और साथ ही साथ रिजल्ट के लिए बहुत ही इंतजार करवाया है, तो खुशी तो दुगुनी बनती है और रियल में बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम आपसे इंटरव्यू करने वाले हैं और आपसे आपके संघर्ष की कहानी जानने वाले हैं, कैसे आपने मेहनत की और जो आपने EWS की थर्ड रैंक जो आपने हासिल की है, साथ ही साथ आपने किस प्रकार से पढ़ाई किया और इतने टफेस्ट एग्जाम के अंदर किस स्ट्रेटजी के साथ आपने इतनी अच्छी रैंक को हासिल किया है। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। बताएं कि आप कहां से आते हैं और अपने बारे में जरूर बताएं। इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं राजस्थान के सांचौर का रहने वाला हूँ। ओके, राजस्थान मेरी नर्सिंग आप लोग करते हैं, साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कहां से आप पास आउट हैं और कब के पास आउट हैं? सर मैं बेंगलोर की नर्सिंग कॉलेज से पास आउट हूँ और 2017 से लेकर 21 तक मेरा बैच था। 21 का पास आउट हूँ। बहुत ही एक विचित्र बात सामने आ रही है कि राजस्थान के रहने वाले सांचौर के और बेंगलोर से पास आउट है, तो ये कनेक्शन थोड़ा सा जरूर इंट्रोडक्शन में होता है कि ये वहां से किस प्रकार से। सर 12th के बाद उतना आइडिया भी नहीं था कि गवर्नमेंट नर्सिंग के लिए एग्जाम होता है, और हमारे कुछ सीनियर लोग थे वो बेंगलोर से ऑलरेडी कोचिंग करके आए थे, और उनका मानना था कि वहाँ पर कम फीस में हो जाती है नर्सिंग, और इंग्लिश भी वहाँ अच्छी खासी यूज करते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए उनके कॉन्टेक्ट से बेंगलोर गए और वहाँ कॉलेज में दाखिला ले लिया और फिर फर्स्ट ईयर शुरू कर दिया। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई कि बिल्कुल सही बात बोली। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि कम से कम फीस लगे, और फीस को बचाने के लिए राजस्थान से सांचौर की धरती से आप कर्नाटक की धरती पर पहुंचे और बिल्कुल आपने नर्सिंग को कंप्लीट किया। तो नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो इतनी अच्छी रैंक जो आपने हासिल की है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे कि बताया 2021 में आपने नर्सिंग को पास आउट किया है, तो 2021 में जब नर्सिंग पास आउट किया, बीच के जो 2 साल रहे उसमें अपने संघर्ष के बारे में बताया कि 2 साल में आपने कितनी बार कौन से एग्जाम दिए हैं? सर मेरा 21 में पास आउट हुआ था तो 3-4 महीने तो यूं ही घर पे रह गया था। फिर दोस्त लोग सब जयपुर चले गए थे पढ़ने के लिए, उन्होंने कोचिंग में ऑफलाइन बैच भी ले रखा था। मेरे पास उतना नहीं था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि मैं वहां जाऊं और कोचिंग ले लूं। फिर सोचा पढ़ना है तो कहीं नहीं तो कहीं ऑनलाइन कोचिंग ले लेता हूँ और एक बार शुरू तो करता हूँ। तो हिम्मत करके मैंने मेरे दोस्तों से 4-5 महीने बाद कोचिंग लिया ऑनलाइन, और घर पे ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कोर्स लेने के 4-5 महीने बाद नॉर्सेट एग्जाम हो गया था। तब तक हालांकि मेरा थ्योरी भी पूरा नहीं हुआ था। वो एग्जाम मैंने दिया, मेरा कुछ 18,000 तक रैंक था, क्वालिफाइड भी नहीं हुआ था। ओके, फिर वो एग्जाम देने के बाद 2021 में आपने एग्जाम दिया, क्वालिफाई नहीं हुए। उसके बाद 2022 का एग्जाम आया, तो 2022 का भी आपने नोटसेट दिया होगा? हाँ सर 2022 का भी दिया था मैंने। 2022 में काफी प्रिपरेशन भी किया था, हालांकि नोट्स पूरे हो गए थे, थ्योरी भी हो गई थी, एक बुक के MCQ भी कर लिए थे। एग्जाम दिया था, हालांकि मेरा उसमें 4,000 4,500 को कुछ रैंक था। मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, मेरे साथी का था, 1-2 हज़ार रैंक में हो गया। तो उस टाइम में काफी डिप्रेस हो गया कि यार नहीं होगा सिलेक्शन।
तो फिर मैंने सोचा अब नहीं करना यार, कहीं प्राइवेट काम करते हैं, जैसे जिंदगी होंगी जी लेंगे, 15-20 हजार में जो हो देखा जाएगा। तो उस टाइम इतना सोचा नहीं था, ओके दिल में मतलब था कि ये हो गया कि नहीं होगा, ये सोचकर मैं गुस्से गुस्से में निकल गया, सीधा गुजरात में बड़ौदा में स्टर्लिंग कैंसर हॉस्पिटल में काम करने के लिए चला गया। वहाँ ओके 5-6 महीने ऑलमोस्ट काम किया, और वहाँ काम करते समय ही मैंने ये एग्जाम दिया, का दिया, और फिर SGPGA का बिल्कुल सही दिया। बात बोले। ये बात बिल्कुल आप सत्य भी बोल रहे हैं कि दोस्त का जब सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं एक चीज में मन में खुशी तो होती है कि यार दोस्त सिलेक्ट हो गया, लेकिन मन ही मन में जब खुद का सिलेक्शन नहीं होता तो बड़ा दुख भी होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ। ये सारी की सारी चीजें हर एक स्टूडेंट के साथ घटना होती है। तो आपने उसके बाद आपको गुस्सा आया और आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मूवमेंट किया। तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में मूवमेंट करने के बाद आपकी पढ़ाई उतनी तेज गति से हो रही थी या फिर कहीं ना कहीं इंटरप्ट होना शुरू हो गई? नहीं सर, उतनी पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी, लेकिन जितनी भी होती मैं कोशिश करता था। और पढ़ाई करते करते मुझे 3 एग्जाम देने का अटेम्प्ट मिला, एक RML का था और 2 SGPGA के एग्जाम दिए और एक PGMER का दिया। वहाँ हॉस्पिटल में ही था, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था 3-4 घंटे जितना भी मिलता था। तो वहां से मैंने वो एग्जाम लिखे। ओके, TNC के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ और TNC के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर मेरा एक दोस्त था मयूर करके, उसने मुझे रिकमेंडेड किया कि आप एटलीस्ट सैटरडे का टेस्ट TNC का दो, तो आपको मालूम चले कि कैसे पेपर आते हैं, क्या आइडिया, एक बार तो आपको मालूम चल जाएगा क्या लेवल है इसका, टेस्ट सीरीज का आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने सैटरडे का टेस्ट देना शुरू किया। टेस्ट काफी टफ लगा मुझे, एग्जाम जैसा ही जैसा लगा। वो अच्छी रैंक नहीं आती थी सर, बहुत 4000 4,500 रैंक आती थी शुरुआत में। फिर भी सोचा ठीक है, एटलीस्ट इंप्रूव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मालूम चल रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी मेरी 4000 थी और टेस्ट में भी 4000 थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ऑलमोस्ट एक जैसा ही चल रहा है, यहाँ वैसा है तो वहां भी ऐसा ही होगा। ओके ओके, तो मतलब सर फिर मैंने ओके 2000 वाली पोस्ट से पहले पहली बार एग्जाम दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने पहली बार एग्जाम जब दिया था तो सैटरडे फ्री सैटरडे से आपने ये शुरुआत की थी, तो रिलेशन हुआ कि हाँ जैसा मेरा एग्जाम के अंदर प्रेफरेंस रहता है वैसा ही पेपर का लेवल है, साथ ही साथ मेरा वैसा ही परफॉर्मेंस है। 4000 वहां पे भी रैंक आ रही है, 4000 यहाँ पे भी रैंक आ रही है, तो कोरिलेट कर पाया कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल हर सैटरडे नहीं, ये तो हर सैटरडे को एक बहुत ही बड़ा एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे भी बैठते हैं। तो आपको अपनी रैंक के बारे में पता लगा। फिर TNC के साथ आप जो एक पेड कोर्स के रूप में कन्वर्ट हुए या कंटिन्यूसली चलते गए? नहीं सर, मैं ये RML में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, रैंक बहुत अच्छी थी 1100 कुछ थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो SGPGA के लिए आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी 500 वाली, तो वो मैंने परचेज कर ली और मैंने कंटिन्यू उसमें टेस्ट देने शुरू कर दिए। और मुझे काफी यकीन था कि मेरा RML में इतना अच्छा रैंक है, इस बार SGPGA में 1974 पोस्ट में निकाल लूंगा कहीं ना कहीं। और वहां मैंने टेस्ट धीरे धीरे भी बढ़ने लग गई और काफी तक मैं आ गया 100 200 100 200 उतने तक मेरी रैंक आने लगी। ओके गुड, मतलब आपने सोचा कि TNC के साथ चला जाए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है और TNC के साथ कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ते गए, तो अच्छी रैंक आपकी धीरे धीरे आने लगी और आपको एक मोटिवेशन आने लगा। तो फिर कंटिन्यूसली आपने TNC का कोर्स परचेज कर लिया और लगातार, जहां तक मुझे पता है कि आपने जो SGPGA के बाद आपने नॉर्थ स्टेट का प्लान भी परचेज किया, साथ ही साथ वीडियो MCQ भी प्लान परचेज कर लेता है कि सर इस बार तो बिल्कुल बेड़ा पार लगाना ही लगाना है। ओके हाँ सर, SGPGA में सर मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, हालांकि 80 नंबर थे, सिलेक्शन सब बोल रहे हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन से थोड़े कम हो गए, थोड़ा रह गया उसमें। तो फिर मैं हॉस्पिटल छोड़ दिया मैंने, ये नॉर्थ सेट से 2 महीने पहले सोचा इस बार टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ और वीडियो MCQ बैच लेकर कहीं लाइब्रेरी जाकर पढ़ने शुरू कर देता हूँ। 2 महीने पढ़ता हूँ, अपना 100% देता हूँ, काफी चांस है कि मैं निकल जाऊंगा, ऐसा यकीन था थोड़ा थोड़ा खुद पर। तो सर मैंने वीडियो MCQ बैच और ये टेस्ट सीरीज परचेज किया ये 2 महीने पहले अपने एग्जाम से। ओके, और फिर लगातार आप एग्जाम देते गए और लगातार आपकी कंटिन्यूटी हमेशा चलती गई, वीडियो MCQ भी देखते गए और साथ ही साथ आपने टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू किया। एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल किया जो हमेशा एक टॉपर्स इस्तेमाल करता है, वैसे ही स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ते गए। तो रोजाना एग्जाम दे रहे थे, रोजाना सुबह और शाम 2 टाइम में एग्जाम दे रहे थे, तो वहां पे भी आपकी रैंक्स ऊपर नीचे हो रही थी या एक कंस्टेंट लेवल पे चल रही थी? नहीं सर, ये लोअर सेट की प्रिपरेशन के लिए मैं आया तो मैं काफी सीरियस हो गया था, तो मेरी रैंक काफी अच्छी आ रही थी, टॉप 30 में काफी आती थी, मतलब एक वीक में 3 बार टॉप 30 में आ जाती थी, तो कभी 74 84 100 के अंदर ही रही ज्यादातर। ओके, तो काफी मैं लगने लगा कि मेरा शायद हो सकता है कुछ अच्छे से पढ़ूं तो। और शाम के टाइम 3 से 4 वीडियो देख लिया करता था।
ओके, गुड गुड गुड। बहुत ही अच्छी बात है कि आप कंटिन्यूअसली हमेशा मेहनत करते गए और रोजाना आपने 2 महीने को ऐसे मन में ठान लिया था कि भाई कुछ भी करो, बस इस बार तो निकालना है और पूरा डेडिकेशन टीएनसी के साथ आपने छोड़ दिया कि इस बार तो रैंक निकालनी है। और लगातार आपने 4 घंटे शाम को वीडियो एमसीक्यू और साथ ही साथ आप रोजाना सुबह शाम जो टेस्ट होते थे उनको परफॉर्म करते गए। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल की और एक अच्छी रैंक के साथ आपने नॉर्थ को निकाला है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब एग्जाम हॉल में गए तो बहुत बार इस बार अब की बार एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बहुत लोगों का ये रिव्यूज आए हैं कि सर एक बार बहुत ही टफेस्ट एग्जाम गया है और एक बहुत ही ज्यादा टफेस्ट लेवल का हो गया। तो क्या आपको भी ऐसा लगा था कि यार पेपर का लेवल तो कुछ ज्यादा ही स्टैंडर्ड आ गया है? सर हमारा सेंटर एक्चुअल में कानपुर में आया था, मैं और मेरे दोस्त दोनों का। तो हम वहां गए तो वो एक दिन पहले ही सितंबर नॉर्सेट 05 का नोटिफिकेशन आ गया था। तो वो मैंने देख लिया, तो मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ तो रैंकर बनना है नॉर्सेट 4 में, या फिर नहीं होगा, इन केस नेगेटिव ज्यादा हो तो मैं 5 तो निकाल ही लूंगा, बनाऊंगा तो रैंकर ही बनूंगा। ये माइंड सेट करके एग्जाम में गया था मैं। तो सर एग्जाम में गया, पेपर काफी हार्ड लगा, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे तो कुछ सरल थे, मतलब पूरे के पूरे हार्ड नहीं थे, कुछ सरल थे। फिर मैंने बहुत रिस्क लिया और 189 क्वेश्चन अटेंड की। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। आपको जब नॉर्सेट एग्जाम में जाने से पहले ये वाली बात है कि भैया ठान ली है आपने, मन में एक प्रण ले लिया था कि भाई बनना तो रैंकर ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे 4.0 हो चाहे 5.0 हो, कुछ भी हो, इस बार तो रैंक निकालनी है। और सही बात है कि अगर उस समय अपने मन पे काबू कर लिया जाए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, तो रियल में एक बहुत ही तगड़ा पॉजिटिव वे में काम होता है। और ये आपने बहुत ही अच्छा किया कि इस बार आप गए और 189 क्वेश्चंस आप करके आए। तो ये बात भी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं सारे बच्चों के लिए फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि सब बच्चों को लग रहा था कि बहुत टफेस्ट पेपर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे टफेस्ट भी नहीं होते और सारे इजी भी नहीं होते, एक मिला जुला असर रहता है। और वो बच्चों को लगा कि हाँ भाई बहुत ज्यादा टफ आ गया, तो ज्यादा टफ होता तो शायद सारे बच्चे सिलेक्ट भी नहीं होते, लेकिन 2600 लोगों के करीब क्वालिफाई भी हुए हैं। तो कहे तो पढ़ने वालों का सिलेक्शन 101% होता ही होता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कंटिन्यूसली इस प्रकार से कंटिन्यू चल रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू के साथ कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो आप लगातार उसको भी कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे? सर मैंने टेस्ट सीरीज के साथ टारगेट हाई को 2-3 बार पढ़ लिया कंप्लीटली, थ्योरी भी पढ़ लिया, एमसीक्यू भी पढ़ लिया। और एनक्लेक्स हालांकि मैंने नहीं पढ़ी सर, सच बोलूं, झूठ बोलने का तो कोई फायदा है नहीं, क्यों किसी स्टूडेंट को गुमराह करना। एनक्लेक्स मैंने पढ़ी नहीं, मेरे पास बुक, मैंने पीआर यादव निकाल दी 2-3 बार, और मैंने टारगेट पूरी अच्छे से पढ़ ली, मतलब जिसका जीके का पोर्शन, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, किसी का नहीं छोड़ा, मतलब वो सब मैंने अच्छी तरह पढ़ ली पूरी। और उसके साथ मैंने मेन फोकस टेस्ट सीरीज पर किया और वीडियो पर देखता रहा। ओके, आपने 4 चीजों को, जैसे 2 नॉर्मल जो बुकें हैं जो आपने बच्चों को बिल्कुल कि भैया बड़ी बुक को तो मैंने टच भी नहीं किया, एनक्लेक्स जैसे बड़े बड़े डरावने वादे किए थे और एनक्लेक्स वैसे तो आपने टच भी नहीं किया था, बस 2 नॉर्मल बुक्स और साथ ही साथ लगातार टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है, जो इजी हो हार्ड हो जैसे भी हो, आपने उनको कंटिन्यूसली उनको फॉलो किया। साथ ही साथ आपने वीडियो एमसीक्यू बैच को कंटिन्यूसली देखा और इस बार ईडब्ल्यूएस के 3 नंबर पे आप काबिज हैं। तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, बिल्कुल एक सत्यवादी जो इंटरव्यू होते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। बहुत बच्चे सिलेक्ट होने के बाद यार ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन आपने ये बिल्कुल फैक्ट बात बोली है कि भैया मैंने 2 बुक्स पढ़ी है और साथ ही साथ टीएनसी की टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू बैच को फॉलो किया है। बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब एग्जाम हॉल से वापस बाहर आ गए तो क्या लग रहा था कि इस बार हम ईडब्ल्यूएस के 3rd रैंकर्स बन जाएंगे, साथ ही साथ मेरा ऑल इंडिया 80 रैंक आ जाएगा? सर मैंने जब एग्जाम से बाहर निकला तो सब लोग बोल रहे थे इतने अटेंड किए, कोई बोल रहा 150 किया, कोई 160, तो सब बोल रहे इतना ज्यादा नहीं करना वो करना, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यकीन था। ऐसा पर्सनली मुझे उतना भारी नहीं लगा था, मेरे ख्याल से सब लोग बोल रहे थे भारी था, लेकिन मुझे उतना भारी नहीं लगा। ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, रिलेटेबल क्वेश्चन थे, सेम टू सेम तो कहीं से नहीं थे, लेकिन हाँ रिलेटेबल क्वेश्चन बहुत थे, तो उस हिसाब से सब सही लगा वो दिन। ओके, और सर उसके बाद मैंने सर उस दिन नॉर्सेट के बाद मैंने यूपी यूएमएस का एग्जाम दिया, उसमें मेरा 140 समथिंग क्वेश्चन राइट हुए, तो उसमें शायद मेरा 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने एग्जाम देने के बाद ये सोचा था कि भाई इतना हार्ड पेपर नहीं है, सब सोच रहे हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी 2 महीने के अंदर, इतनी जम के प्रैक्टिस, और साथ ही साथ आपने सबसे बड़ा रामबाण जो वीडियो एमसीक्यू बैच है उसको फॉलो कर लिया था, तो बिल्कुल सिलेक्शन बनता ही बनता है। तो सबसे लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने जो 80 रैंक की है, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में 3rd रैंक जो आपकी है, तो ये बताएं कि ये इससे भी अच्छी रैंक लाने के लिए आप जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे?
सर मेरा तो कहना यही है कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं 12 घंटे पढ़ो, 12-13 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। सर मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, मैंने कभी जिंदगी में 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की, चाहे कहीं भी हूँ। 8 घंटे पढ़ाई की, कोई भी डिसेंट सी बुक कोई भी उठा लो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इवन सिंगल किताब हो या सरल किताब हो, अच्छे से समझ कर कोई भी एक बुक पढ़ लो। और टेस्टों की प्रैक्टिस तो हर एग्जाम के लिए जरूरी, चाहे आरएएस का दो या यूपीएससी का दो या नर्सिंग का दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेस्ट प्रैक्टिस तो सबसे जरूरी है और कंपलसरी है। नहीं तो अपने को आइडिया ही नहीं लगता कि कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कैसे अटेंड करने हैं। और उसके साथ जो भी बुक हो, ज्यादा बुक पर रिलाई होने की जरूरत नहीं, जो भी अपने को अच्छी लगी और लैंग्वेज समझ में आए। जरूरी नहीं कि एनक्लेक्स पूरी पढ़ लो, लिपिन कोड पढ़ लो, जो भी बुक पढ़ो दिल से पूरा समझ में आ जाए वैसा एक दो बार रिवाइज कर लो। और कोई रिलेटेबल जैसे टेस्ट सीरीज है तो मैं तो स्पेशल बोलता हूँ टीएनसी का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो ले लो, साथ में प्रैक्टिस करो, सुबह शाम 2-3 टेस्ट आते हैं वो प्रैक्टिस करो। और वीडियो एमसीक्यू बेचो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें नई चीजें अपडेट होके आ जाती है। अगर हमने कोचिंग कहीं पुरानी ले रखी है तो चीजें कुछ अपडेट नहीं होती है, कुछ जैसे वीक्स चेंज हो जाते हैं, कुछ डेट्स चेंज हो जाती है। तो हम जब लाइव कुछ ना कुछ वीडियो देखते हैं ना तो उसमें अपडेट हो जाते हैं। और इवन 1 या 2 नंबर भी ज्यादा है तो रैंकर बना देती है आपको, और नहीं तो सिलेक्शन से पीछे भी रख सकती है। मैंने तो सर पिछले 2-3 साल से ये देखा है, इसलिए वो बात समझ में आ गई ज्यादा टॉपिक है तो। गुड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया है कि भैया आईएएस हो, चाहे आपका राजस्थान का कोई भी स्टेट का लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का एग्जाम हो, साथ ही साथ कोई भी नर्सिंग का एग्जाम हो, सिलेक्शंस लेने के प्रैक्टिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस एग्जाम में सबसे बड़ा रोल जो निभाया है टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस ने ही रोल निभाया है, और इसी से ही बच्चों के बहुत ही अच्छी रैंक मिली है। तो आज का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा और आपने बहुत सारे बच्चों के बहुत ही अच्छे सजेशंस और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, अपनी धरती का नाम, और जिस धरती से आपने नर्सिंग किया उस धरती का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।